हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो वीडियो है हम एक एनालिसिस पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि शादी के बाद किसी का फाइनेंशियली वो अबंडेंट होगा या उस पर फाइनेंशियल प्रेशर्स और बनने वाले हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न्स हैं ना, वो हम चार्ट से भी देख सकते हैं। जब हम कुंडली एनालिसिस करते हैं या कुंडली मिलान करते हैं मैरिज के वक्त, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आज इस बारे में ही हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली आपने ये चीज़ देखी होगी कि शादी के बाद कुछ लोगों के लाइफ में जो है एसेट्स इंक्रीज़ होने लगते हैं, उनकी जॉब चेंज हो गई या फिर इनकम इंक्रीज़ हो गया या अबंडेंस इंक्रीज़ हो गया, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नज़र आने लगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ गई। एंड कुछ केस में आपने देखा होगा जहाँ पे लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रेशर बहुत बढ़ गया, जैसे उन्होंने लोन लिया या कुछ लिया, ईएमआई लिया, वो दे नहीं पा रहे, हमेशा प्रेशर है उनके ऊपर, हमेशा फाइनेंशियली वो बर्डन फील कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से ये चीज़ हम जान सकते हैं चार्ट से, उस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें जो है कंसिडर करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। सो अब जानते हैं कौन कौन सा घर जो है हमें देखना होता है, कौन कौन से घर हमें कंसिडर करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो घर कंसिडर हमें करने होते हैं वो होता है आपका सेकेंड हाउस, आपका 7th, 8th एंड 11th हाउस। ये हाउसेस मैटर करते हैं। साथ में आपका जुपिटर एंड वीनस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और D9 नवांशा चार्ट भी हमें देखना होता है। ठीक है, तो किस केस में हमें पता चलता है कि ग्रोथ दिखने वाली है, क्या आप चीज़ देखोगे चार्ट में, आप ये देखोगे कि 7th लॉर्ड जो है क्या 11th हाउस में बैठा है, 11th लॉर्ड के साथ उसका कोई कनेक्शन बन रहा है, वो चीज़ बताती है कि यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। साथ में आपका जुपिटर वीनस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। दूसरी चीज़ की D9 मतलब कि आपका जो स्पाउस है वो आपकी तरफ सपोर्टिव है कि नहीं है। ये भी देखा जाता है कि आपका स्पाउस जो है आपके लिए लकी है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जहाँ पे पता चलता है कि हाँ शादी के बाद ग्रोथ होगी। और कहाँ पता चलता है कि शादी के बाद जो है वो ग्रोथ आपको नहीं दिखने वाली है, वहाँ पे आपका सेकंड हाउस आपको देखना है कि अफ्लिक्टेड है क्या। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सैटर्न, राहु या केतु का कुछ अफ्लिक्शन है आपके 7th लॉर्ड पे या 11th लॉर्ड पे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि 7th लॉर्ड का कनेक्शन 6, 8 और 12th के साथ तो नहीं बन रहा है। ओके, अब आप पूछोगे कि मतलब स्पाउस जो है सपोर्टिव होगा का क्या मतलब है। तो D9 जो है बेसिकली जो नवांशा चार्ट है वो डिविजनल चार्ट जो है शादी के लिए ही देखी जाती है, मेनली मैरिज, और वो वहाँ पे वीनस जो है उसका कारका होता है। तो आप D9 में ये चीज़ देखोगे कि आपका जो वीनस है वो आपके 11th हाउस में अगर बैठा है तो ठीक है, अगर 11th हाउस में वो बैठा है यानी कि आपके स्पाउस आपके डिज़ायर्स में आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपको जो है शादी के बाद आप ये देखोगे कि आपको जो है स्पाउस सपोर्ट कर रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बन रही है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि जैसे कि D1 जो है एवरेज है पर D9 जाके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये भी एक रीज़न है, ये भी एक आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आगे चल के शादी के बाद बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब स्पाउस लकी है, उसका क्या मतलब है, स्पाउस लकी होगा और ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि अगर आपका 7th लॉर्ड, जो भी 7th लॉर्ड है वो जाके 11th हाउस में बैठ जाए, आपका वीनस जुपिटर जहाँ भी बैठा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, चार्ट में D9 में मैं बोल रही हूँ, D9 में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 7th लॉर्ड जो है 11th में जाके बैठा होना चाहिए। तो ये चीज़ आप देखोगे कि आपके जो स्पाउस है ना, वो शादी के बाद आपके बेटर कॉन्टैक्ट्स उनके थ्रू बनने लगेंगे, बिजनेस में और इनकम जो है ग्रो करने लगेगी, आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी। तो चलिए आप कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, जो मैंने एनालिसिस किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक चार्ट आप ये समझिए कि टॉरस असेंडेंट है, D1 चार्ट में टॉरस असेंडेंट है। ठीक है, उसका 7th लॉर्ड जो हो गया वो हो गया आपका मार्स जो है जाके आपके 11th हाउस में बैठ जाए, पाइसिस में। ठीक है, पाइसिस में जाके बैठ, तो वीनस जो है पाइसिस में एक्सॉल्टेड होता है। सेकेंड हाउस में मान लीजिए जुपिटर बैठ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो फैमिली है, सेकेंड हाउस जो फैमिली है, आपका जो सेविंग्स है, फैमिली का मान लीजिए कोई बिजनेस है या सेविंग्स, जो भी आपकी इनकम सेविंग्स वगैरह हो रही है फाइनेंशियल, वो वहाँ एक्सपैंड हो रही है क्योंकि जुपिटर वहाँ बैठ गया। 11th हाउस में आपके कॉन्टैक्ट्स बेटर हो रहे हैं, वहाँ पर आपके वीनस बैठ गए हैं। ठीक है, वहाँ पर आपका अबंडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, आपके स्पाउस के थ्रू आपका बेटर कॉन्टैक्ट्स बन रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बेटर नेटवर्किंग हो रही है।
तो उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी कि D9 में वीनस भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैठ गया है और जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहा है उसके साथ, तो ये चीज़ जो है आपको कंफर्म करती है कि हाँ आगे चल के शादी के बाद जो है अबंडेंस इंक्रीज़ होने वाली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होने वाली है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए अगर कैंसर असेंडेंट है D1 में, ठीक है, और उसके जो 7th लॉर्ड है वो सैटर्न हो गया, सैटर्न जो है 8th हाउस में बैठ गया। मान लीजिए 2nd हाउस में आपके यहाँ पे राहु भी बैठ गए। ओके, तो अगर राहु 2nd हाउस में बैठ गए, यहाँ पे आपको वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे, ऑब्स्टिकल्स देंगे। सैटर्न बैठ गया 8 में, वो एक तो 7th लॉर्ड का कनेक्शन 8th हाउस से बन गया, ठीक है। 8th हाउस में बैठ के वो आपके डिलेज करेंगे, सडन इवेंट्स देंगे लाइफ में, ठीक है। और वो 2nd हाउस को यानी कि फैमिली में जो इनकम या सेविंग्स हो रही है उसमें भी डिले होगा। ऐसे लोगों में देखा गया है कि शादी के बाद अगर वो कुछ लोन वगैरह लेते हैं ना, उन सब चीज़ों में डिले होती है, वो पे बैक करने में भी टाइम लगता है। तो हर चीज़ में वहाँ पे डिले सेविंग्स और फाइनेंसेस में देखने को मिलता है। अब यही कंफर्मेशन जो है आप D9 से करेंगे, तो D9 में मैंने देखा कि वही लॉर्ड जाके जो आपका 7 जो है 6th में बैठ गया, तो यहाँ पे 8 का भी कनेक्शन बन गया, 6 का भी कनेक्शन बन गया, एंड जाके वो आपके इसमें 2nd हाउस में राहु का भी एफ्लिक्शन हो गया यहाँ पे। ओके, तो इस केस में आपको ये भी देखना आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। इसमें वीनस भी मैंने देखा था कि वो डेबिलिटेटेड था। तो समवेयर ये जो जितने कॉम्बिनेशन बने थे, इससे आगे चल के उन्हें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी वो चीज़ कंफर्म हुई। तो D1 जो है एक्चुअल इवेंट लाइफ में क्या होगा वो ज़रूर बताता है, लेकिन कंफर्मेशन जो है आपको D9 से मिलती है कि क्योंकि आपका जो प्लैनेट का जो स्ट्रेंथ है आगे चल के कैसा है, वो चीज़ जो है आपको D9 से कंफर्म होता है। तो D9 को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, D9 को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मतलब ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चलती है, एक क्लैरिटी मिलती है कि शादी के बाद आप इस तरह से चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक प्लेसमेंट से या एक प्लैनेट से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आगे चल के क्या, आपको मल्टीपल चीज़ें वहाँ देखनी पड़ती है और आपको D9 का कंफर्मेशन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो पूरे चार्ट का एनालिसिस करना ज़रूरी है ये डिसाइड करने के लिए। ये सारे घर और ये सारे प्लैनेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। D1 एंड D9 आपको दोनों ही देखना पड़ता है कंफर्म होने के लिए कि आगे चल के जो पैसा है शादी के बाद बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगी अबंडेंस, या प्रेशर बढ़ेगा फैमिली में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बनेगा। वो सारी चीज़ें जो है इन दोनों घर को ही देख के आपको कंफर्म करना पड़ता है। तो अगर आपको इस तरह के आइडियाज़, इस तरह के मतलब एनालिसिस और पसंद है आपको, अगर आप और देखना चाहते तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम अनदर एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय।